गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड क्लास 10th हिस्ट्री। इस लेक्चर के बाद मैं आपको लिंक दूंगा और आप लोग इसको पढ़ेंगे, फिर बुक कंसल्ट करेंगे और उसके बाद जो आपके डाउट्स हैं वो जूम क्लास में हम लोग प्रोबेबली कल मैं एक टाइमिंग दे दूंगा, जूम क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं बिल्कुल शॉर्ट में टॉपिक वाइज आपको बुक ओपन करनी होगी एनसीईआरटी की, इस चैप्टर की, और टॉपिक वाइज मैं आपको एक आइडिया देते चलूँगा इसका मतलब क्या है। डिटेल जो डेटा उसमें दिए हुए हैं वो आपको रटने की ज़रूरत है, आपको सिर्फ समझा रहा हूँ कि ये कैसे हुआ। तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड का मतलब है कि पहले जो चीज़ें होती थी वो कहीं ना कहीं लोकल लेवल पे होती थी। जो भी प्रोडक्शन है, ज़रूरतें ज़्यादा लोगों के पास नहीं थी तो वहीं अपना खाना पीना प्रोड्यूस किया, जो ज़रूरत की चीज़ें उतनी प्रोड्यूस की और अपने ही खुद ही कंज्यूम किया और रह गए, यही लाइफ होती थी। अभी कुछ सालों में बहुत चेंजेस आए हैं और लोग बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्टेड हुए हैं एक दूसरे से, मतलब एक ग्लोबल विलेज हो गया बहुत ज़्यादा। इसके कई सारे रीजंस हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का बहुत अच्छा हो जाना, जैसे फ़ॉरेन बैठे प्लेन में 2000, 3000, 4000 किलोमीटर का डिस्टेंस, 5000 किलो का डिस्टेंस बहुत कम टाइम में पूरा कर लेते हैं। इसके अलावा पैसे हो गए हैं, टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ गई, कम्युनिकेशन का बढ़िया हो गया है, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया जो है ग्लोबल विलेज हो गई है। हमें कोई भी चीज़ अमेरिका से चाहिए, ऑर्डर कर देना, ऑर्डर भी नहीं करना, आपको आपके छोटे से छोटे शहर में वो चीज़ें अवेलेबल हो गई, क्योंकि अब कोई भी कहीं भी बेच सकता है चीज़ों को, ग्लोबलाइज चीज़ें हो गई हैं। बट ऐसा नहीं है कि पहले बिल्कुल भी इंटरचेंज चीज़ें नहीं होती थी, होती थी, पहले भी होती थी। वर्ल्ड कनेक्टेड थ्रू ट्रेड, थॉट, कल्चर, इवन की बीमारी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती थी। उसमें एक था सिल्क रूट। सिल्क रूट जो था वो चाइना से वेस्टर्न वर्ल्ड को कनेक्ट करता था, मतलब चाइना से होते हुए यूरोप के इलाके को कनेक्ट करता था। ये एक रूट हुआ करता था, अभी भी एग्जिस्ट करता है, वो रूट अभी भी एग्जिस्ट करता है। उसमें इंडिया का भी एक किनारा उससे जाके कनेक्ट होता है। तो मेन चाइना से लेके वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसके कनेक्ट करने के लिए ये सिल्क रूट होता था। बहुत सारे सिल्क रूट थे, कुछ क्रिश्चियन एरा से पहले से लेके 15वीं सेंचुरी तक रहे हैं, फिर कभी दूसरे ऐड होते रहे हैं, चेंज होते रहे हैं। चाइना से पॉटरी ट्रैवल करके जाती थी सिल्क रूट के थ्रू वेस्टर्न, वेस्टर्न साइड, यूरोप साइड में, वहाँ से गोल्ड सिल्वर यहाँ आता था। इसके अलावा रिलीजन जो है, बुद्धिज़्म है, उसी सिल्क रूट के थ्रू फॉलो हुआ पूरी दुनिया में जहाँ तक है। इस्लाम उसी सिल्क रूट के थ्रू फैला है, क्रिश्चियनिटी उसी सिल्क रूट के थ्रू फैला है। तो ये पहले भी, कहने का मतलब पहले भी आइडियाज़ एंड बाकी चीज़ें एक्सचेंज होती थी, टेक्नोलॉजी बहुत नहीं रहने के बावजूद भी। कई सारे फूड आइटम भी हैं जो कि ट्रैवल किया है। अब जैसे चाइना का नूडल्स है, अब वो हमारे यहाँ सेवइयाँ हैं, यूरोप में का जैसे इटली का स्पेगेटी है, ये सब नूडल्स की कहीं ना कहीं फॉर्म है जो एक जगह से दूसरे जगह ये फैलता रहा है। इसके अलावा कोलंबस साहब ने जब अमेरिका को डिस्कवर किया तो यूरोप में पोटैटो आया। उससे पहले पोटैटो का कॉन्सेप्ट नहीं था, अब बहुत आसान है खाने में, उगाने में, बनाने में, हर तरीके में, और पेट भर जाता है। तो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि पूरे लोग उसी पे डिपेंडेंट होने लगे, सिर्फ पोटैटो का प्रोडक्शन और उसी पे जी रहे, कि मतलब यही खाना, यही होगा। अब एक साल क्या हुआ, ये 1840 की बात है, आयरलैंड में पोटैटो का नुकसान हो गया किसी वजह से। अब वहाँ पे लोग इतने ज़्यादा पोटैटो पे डिपेंडेंट थे कि लोग भूखे मरने लगे। उसे हम आयरिश फैमिन कहते हैं, है ना जी, आयरिश अकाल कहते हैं, क्योंकि पोटैटो की वजह से आया था, लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। देन एक टॉपिक है कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड। इसमें क्या, कॉन्क्वेस्ट, डिजीज़ एंड ट्रेड, किस तरीके से यूरोपियन जब बाहर के किसी कंट्रीज़ में जाने लगे, जब वो कन्क्वेयर कर रहे थे, कब्ज़ा कर रहे थे, उस वक्त क्या हालात थे।
यूरोपियन ने 16वीं सेंचुरी में सी रूट डिस्कवर किया था, अमेरिका को उधर रास्ता ढूंढा था, इधर इंडिया एशिया का ढूंढा था। और उस टाइम तक यूरोप में स्मॉल पॉक्स बहुत तेज़ी से था, पूरा का पूरा इलाका ख़त्म हो जाता था। आप लोगों ने एडवर्ड जेनर के बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, जो कि इंग्लैंड के थे। उन्होंने उसकी मतलब वैक्सीनेशन का इजाद किया था, जिससे कि आज तक पूरी दुनिया उसका फ़ायदा उठा रही है। तो स्मॉल पॉक्स के साथ क्या होता है कि जब एक बार आपको हो जाता है तो आपके अंदर इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। मतलब अब आपको स्मॉल पॉक्स होगा तो ज़्यादा असर नहीं होगा या नहीं होगा, ज़्यादा चांसेस हैं। तो यूरोप के लोग तो हैबिचुअल हो गए थे स्मॉल पॉक्स हो के, वो इम्यून हो गए थे। अब जब ये लोग गए अमेरिका या और बाकी कंट्री में, और उनको जब स्मॉल पॉक्स हुआ तो किसी किसी अमेरिका के इलाके में तो पूरी की पूरी कम्युनिटी साफ हो गई स्मॉल पॉक्स से, मर गए वो लोग। इसका फ़ायदा क्या हुआ? हाँ भाई, अब तो कोई अपोज करने वाला ही नहीं है, कब्जा कर लो। इस तरीके से यूरोपियन ने पूरा कब्जा कर लिया। बीमारी की भी वजह से, जो कि ट्रेड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह बीमारी फैली और वहाँ के लोग मर गए, तो जाहिर सी बात है कि अब कोई लड़ने वाला नहीं होगा। तो इस तरीके से भी यूरोपियन ने कब्जा किया। टिल 90th सेंचुरी तक जो यूरोपियन थे, दे वर सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, डिजीज एंड रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट। गरीबी थी वहाँ पे, बीमारी थी, इवन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा। ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी, तो ये क्रिश्चियनिटी, इनकी बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता था और बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ये लोग मारते थे। इवन के ज्यूज वर नॉट अलाउड टू सेटल इन इंग्लैंड, बहुत हाल तक की बात है, बाद में उनको अलाउ किया गया। तो उस केस में क्या होता था कि जैसे ज्यूज का हम लोगों ने पढ़ा है, ज्यूज का तो खास करके पढ़ा है, तो वो जो थे यूरोपियन, बचने के लिए दे फ्लेड टू अमेरिका, तो यूएस वगैरह चले गए। उसमें ज्यूज बहुत सारे थे, जो कि और भी बहुत सारे लोग थे जिनको डर था कि भाई हमें यहाँ पे मार दिया जाएगा रिलीजियस आइडेंटिटी की वजह से, तो वो लोग अमेरिका की तरफ भाग के चले गए। अब वहाँ गए तो उस वक्त तक अमेरिका बहुत डेवलप नहीं था, वहाँ के लोकल लोग हुआ करते थे, खेती किसानी होती थी। अब यहाँ से जो लोग गए, इनको सब यूरोप का पता था कैसे चीज़ें चलती, वहाँ जाके वो लोग बहुत फ्लरिश कर गए और अमेरिका में पूरा कंट्रोल कर गया। आज की दिन ये है कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन अमेरिका की, वो गोरे नहीं है। जो गोरे लोग अमेरिका के आप देखते हैं वो अमेरिकन पीपल नहीं है। अमेरिका के लोकल पीपल को रेड इंडियंस कहते हैं, शॉर्ट में इंडियंस कहते हैं। वो अभी भी वैसे ही लोग, ट्राइबल पीपल, उनको देख के आप पहचान देंगे, अच्छा ये अमेरिकन, आदिवासी जैसे। और अभी कब्जा ये गोरे लोग जो कि बाहर से गए हैं वो लोग हैं, वो अमेरिकन नहीं है। और आज वही कहते हैं क्या कि बाहर के लोगों को भगाओ, ये सिर्फ लोकल लोगों का है। ये कहाँ से, खैर चीज़ें तो होती रहती हैं। और उस टाइम में चाइना और इंडिया बहुत रिचेस्ट कंट्री में आती थी। इंडिया का कॉटन प्रोडक्ट बहुत दुनिया में मशहूर था। इसके लिए जब आप 10th कर लें, अगर आर्ट्स में जाना हो तो इस पर बहुत अच्छी बुक्स हैं। इस पर अभी शशि थरूर ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी है, वो आप लोग पढ़ सकते हैं उसके बारे में। तो एनीवे, चाइना ने लेकिन अपने आप को अलग कर लिया, वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वो कभी हम बाद में पढ़ेंगे कि किस तरीके से चाइना ने क्यों अपने आप को अलग कर दिया। 1949 में जो उनका रिवोल्यूशन हुआ और उन लोगों ने अपने आप को बिल्कुल एक अलग इकोनॉमी पे चले गए, रेस्ट्रिक्ट कर लिया, बाहर वालों की एंट्री नहीं होती थी, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जो है हमारा वर्ल्ड के हालात, यूरोप में क्या थे, अमेरिका में क्या थे, इंडिया और चाइना में क्या हालात थे उस ज़माने में, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अब टॉपिक है 19th सेंचुरी 1815 टू 1914, 1815 से 1914 तक की बात हो रही है। इस दौरान बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए, मतलब बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए। इसका रीज़न क्या है? इकोनॉमिस्ट ने इसका रीज़न बताया कि फ्लो ऑफ ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल। फ्लो ऑफ ट्रेड, लेबर एंड कैपिटल, ये चेंजेस आने का रीज़न है कि बिजनेस बढ़ाने के लिए, ट्रेड बढ़ाने के लिए, अपने फाइनल गुड्स को बेचने के लिए नई नई टेरिटरी को लोगों ने कब्जा किया।
वहाँ पे फिर जब लेबर की ज़रूरत पड़ी तो एक जगह से दूसरी जगह लेबर पहुँचाए गए, पैसे की ज़रूरत पड़ी तो पैसे पहुँचाए गए। इस तरीके से पूरा जो सिस्टम है पूरे दुनिया का वो चेंज हो गया। यही रीज़न था कि 1815 टू 1914 में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। चेंजेस का रीज़न क्या था? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फ्लो हुआ लेबर एंड कैपिटल एंड ट्रेड का, मतलब बिजनेस लेबर। लोग अब एक जगह से पूरी की पूरी पॉपुलेशन को उठा के कहीं भेज दिया जाएगा तो उसका असर पड़ेगा उस इलाके में। कैपिटल होता है मनी, पैसा। अब यहाँ से क्या है, हमने हालात जान लिए पूरे, एक मोटा मोटी क्या हालात थे पूरे वर्ल्ड के। अब यहाँ से वर्ल्ड इकोनॉमी स्टार्टिंग टेकिंग प्लेस। अभी तक सब लोकल था। अगर इंग्लैंड आके हमारे यहाँ कब्जा करता है तो अभी भी उसी का कब्जा है, अभी हम उससे ट्रेड नहीं कर रहे हैं, वो हमसे रॉ मटेरियल लेके जा रहा है और ज़बरदस्ती हमें फाइनल प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अभी इकोनॉमी ओपन नहीं हुई है, वो ज़बरदस्ती कर रहा है जो भी चीज़ें हैं। तो अब जो वर्ल्ड इकोनॉमी है वो टेकिंग प्लेस मीन्स कि किस तरीके से अब बिजनेस एक जगह से दूसरे जगह और इंटरकनेक्टेड हो गया, इसके बारे में इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल ब्रिटिश में कॉर्न लॉज था। कॉर्न लॉज क्यों आया? ब्रिटिश जो फार्मर्स थे वो अपने प्राइस को बढ़ा के रखने के लिए कॉर्न पे इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी। इंपोर्ट ड्यूटी का मतलब है कि टैक्स लगा दिया, कोई बाहर से कॉर्न इंपोर्ट नहीं कर सकता। क्यों? ताकि जो लोकल फार्मर्स है वो अपना कॉर्न मार्केट में बेच सके और अच्छे दाम पे बेच सके। यही था कॉर्न लॉज। तो अब इससे क्या हो रहा है कि भाई प्राइस बहुत अच्छा ही है, यहाँ तक तो चीज़ें ठीक हैं। अब उस पर से इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ है तो इंडस्ट्री में भी कॉर्न बहुत चाहिए, लोगों की इनकम बढ़ी है तो भी कॉर्न ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो इस चक्कर में प्राइस और हाई बढ़ता जा रहा, बहुत ज़्यादा बढ़ गया प्राइस। इससे ब्रिटिश फार्मर को तो बहुत आसानी, मतलब फ़ायदा हो रहा था, लेकिन जो अर्बन डेवलपर्स हैं, अर्बन डेवलपर्स का मतलब होता है जो लोग शहर में रहते हैं, उनको दिक्कत हो रही है क्योंकि उनको खरीद के चीज़ें खानी है, उनको बहुत परेशानी हो रही है। जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके लिए रॉ मटेरियल का दिक्कत हो रहा है, उनको परेशानी हो रही है। तो जो अर्बन डेवलपर्स और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके प्रेशर से फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट को कॉर्न लॉ को एबॉलिश करना पड़ा, ख़त्म करना पड़ा। तो कॉर्न लॉ क्यों और क्यों ख़त्म हुआ, ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसका इफेक्ट पड़ेगा कॉर्न लॉज का वहाँ के सिस्टम पे। कैसे पड़ेगा? जब आपने कॉर्न लॉज हटा दिया, यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी, इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन हटा दिया, मतलब कि अब बाहर से कॉर्न आएगा, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से कॉर्न आना शुरू हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है एरिया में, अमेरिका बहुत बड़ा है, जैसे मैंने बताया पूरा वास्ट लैंड है जहाँ पे खेती बहुत होती है, खेतीहर लोग थे। अब वहाँ से कॉर्न आ रहे हैं जो कि बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही सस्ते हैं, और यहाँ पे महंगा हो रहा था। अब जब सस्ता कॉर्न आ रहा है, बाहर से आने के बाद भी इतना सस्ता पड़ता था कि जो लोकल फार्मर्स थे वो कम्पीट नहीं कर पा रहे थे जो बाहर से कॉर्न आ रहा था। मतलब फिर भी जो बाहर से आने वाले जो कॉर्न है उनका रेट यहाँ जो लोकल कॉर्न उगाया गया था उससे सस्ता था। तब लोकल लोग बेच नहीं पा रहे हैं। अब लोकल लोग नहीं बेच रहे हैं, फ़ायदा हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे? खेती छोड़ देंगे। खेती छोड़ेंगे तो पूरा का पूरा लैंड इंग्लैंड में खाली सा पड़ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोग बेरोज़गार हो गए, कुछ नहीं कर रहे लोकल लोग। तो क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। कुछ लोग शहर चले गए काम करने के लिए, कुछ लोग इंटरनेशनल माइग्रेशन भी हुआ, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं कहीं चले गए नौकरी की तलाश में। तो ये इफ़ेक्ट हुआ वहाँ के लोकल लोगों पे। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से लोगों के पास पैसा था तो कॉर्न की डिमांड और फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ती गई। अब फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ती जाएगी तो उसका सप्लाई कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है। तो इस डिमांड को पूरा करने के लिए, डिमांड ज़्यादा है फूड का यूरोप में, स्पेशली ब्रिटेन में, तो ऑस्ट्रेलिया और
अमेरिका जैसी जगह में बहुत सारे लैंड को क्लीन कर दिया गया, जंगल को क्लियर कर दिया गया सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए, ताकि सप्लाई किया जा सके। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, रशिया, सब जगह पे खेत, नए नए खेत बना के जंगलों को काटा गया। अब जब बहुत बड़े लेवल पे खेती हो रही है तो खेत से पोर्ट तक ले जाने के लिए कोई सिस्टम चाहिए ना जी। कोई भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो खेत से पोर्ट जाएगा, पोर्ट से फिर दूसरी कंट्री में जाएगा, तो आपको पोर्ट भी डेवलप करना है, फिर पोर्ट तक का कोई रेलवे डेवलप करना है। तो इस चक्कर में रेलवे का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ, फिर न्यू हैबिटेट मतलब नई आबादी बसने लगी पोर्ट के आसपास, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा काम होता था। अब इस चक्कर में जो लंदन में जो पैसा है, वो फाइनेंस है, वो फ्लो करके यहाँ पे आने लगा, मतलब और भी लोग पैसा यहाँ पे लगाने लगे। अब इतना ज़्यादा डिमांड है, खेती आपने बढ़ा दी तो शॉर्टेज ऑफ लेबर हो गई, जिसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में लेबर का माइग्रेशन होने लगा। इस दौरान में सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में 50 मिलियन पीपल माइग्रेट किए गए थे, वर्कर्स, और ऑल ओवर वर्ल्ड 150 मिलियन पीपल माइग्रेट किए गए थे। वही सारे लोग हैं जो आज वहाँ के लोकल बने पड़े। क्यों? क्योंकि डिमांड बहुत ही ज़्यादा हो गई थी फूड ग्रेन की। उसको डिमांड को पूरा करने के लिए, सप्लाई बढ़ाने के लिए आपको खेती बहुत लेवल पे करनी पड़ेगी, बड़े लेवल पे। और जब खेती आप करेंगे तो आपको लैंड क्लियर करना पड़ेगा, लेबर चाहिए, तो उसके लिए वहाँ नहीं है, तो बाहर से लोगों को बुलाया जाने लगा। अब आइए रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी का फ़र्क पड़ेगा। उस वक्त जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई थी वो था रेलवे, स्टीमशिप एंड टेलीग्राफ। ऑफ कोर्स रेलवे था तो उससे जितने भी रॉ मटेरियल हैं, जो खेत से सामान, उसको उठा उठा के पोर्ट तक जाता था। पोर्ट से, अब जैसे अमेरिका और यूरोप के बीच में अटलांटिक ओशियन है जो कि बहुत बड़ा है, तो वो स्टीमशिप होने की वजह से वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी सामान या ऑस्ट्रेलिया से लाना जाने में सी रूट के थ्रू बहुत आसान हो गया। और टेलीग्राफ आने से जो कम्युनिकेशन है कि हमने इतना सामान भेजा, इतना ये गया, वो बहुत आसान हो गया। तो ऑफकोर्स टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा असर हुआ। ट्रेड इन मीट जो सबसे एक बेहतरीन एग्जाम्पल है कि टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट होता है ट्रेड पे, वो मीट बिजनेस पे। तो पहले जो है, जो मीट की सप्लाई जो है उसके लिए जो कैटल्स हैं वो यूएसए से यूरोप में सप्लाई की जाती थी। अब उस दौरान, अब बोट में आप कैटल को लेके आओगे तो बहुत स्पेस चाहिए, एक कैटल के ऊपर दूसरा कैटल तो नहीं रख सकते हम। उसके अलावा बहुत सारे महीनों लगते थे पहले, बहुत सारे कैटल मर जाते थे, बीमारी हो जाती थी। एट द एंड यूरोप पहुंचते पहुंचते बहुत थोड़े से कैटल रह जाते थे, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया, उसका कैटल्स को लाने का कॉस्ट बढ़ गया, तो जो मीट का रेट है वो हमेशा हाई रहता था। तो यूरोप में मीट जो है वो लग्जरी आइटम हुआ करता था, हर आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो जैसे टेक्नोलॉजी आई, रेफ्रिजरेशन, ठंडा करने वाली जो चीज़ें हैं, फ्रिज टाइप की चीज़ें, वो आने से क्या हुआ कि अब कैटल की जगह पे अमेरिका में ही मीट प्रोसेस्ड होने लगे, वहीं पे काट के उसको रेफ्रिजरेटर में डाल के, अब रेफ्रिजरेटर में डालेंगे तो ऊपर तक सजा के रख सकते हैं और एकदम फ्रेश मीट यूरोप आने लगा, जिसकी वजह से सप्लाई बहुत अच्छी हो गई, मीट का दाम डाउन हो गया और ये फिर गरीब लोग भी अफोर्ड करने लगे। एक स्टेटमेंट है, बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड प्रोमोट सोशल पीस इन ए कंट्री। अगर किसी भी कंट्री में या पॉपुलेशन को अगर खाना पेट भर कर मिलेगा तो वहाँ शांति रहेगी। सिंपल सी बात, जब तक गरीबी रहेगी वो कंट्री कभी भी चैन से नहीं रह सकता। फॉर एग्जांपल, आपके घर में आपके चाचा हैं, पापा हैं, अगर कोई एक कम कमा रहा है या पैसे की कमी है तो घर में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता। सब कमा रहे थे, पैसा बहुत होता है तो सब ऐशी ऐश है। तो ये फूड अवेलेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब आई लेट 19th सेंचुरी एंड कॉलोनियलिज्म, ये क्या है? अब कॉलोनियलिज्म बढ़ा,
जो जितने भी इम्पेरियल कंट्री थी, जैसे यूरोपियन कंट्रीज थी, ये अमेरिका, लैटिन अमेरिका, एशिया, सबको कब्जा कर रहे हैं, रॉ मटेरियल ला रहे हैं, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो गई थी, उनके पास बहुत हर चीज़ डेवलप हो गया था, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया था। बट जो कॉलोनी थी, जैसे कि एशियन या अफ्रीकन कंट्री थी या लैटिन अमेरिकन, इनके ऊपर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ रहा था, क्योंकि इनको कुछ पता ही नहीं था कि कैसे चीज़ें क्या करनी है। फॉर एग्जांपल इंडिया का हमें मालूम है किस तरीके से वो लोग आके जो भी यहाँ से चीज़ें थी, रॉ मटेरियल ज़बरदस्ती हमसे अपने फिक्स प्राइस पे लेके जाते थे और अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे यहाँ ज़बरदस्ती बेचा करते थे। इसका एक एग्जांपल है, आप जब अफ्रीका का मैप देखोगे ना, तो जो पार्टीशन है, स्पेशली ईस्टर्न, नॉर्दर्न ईस्टर्न अफ्रीका का देखोगे तो इस तरीके से बटा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये अफ्रीका है एक एग्जांपल, तो इस तरीके से ऐसे आपको दिखेगा, ये क्या कहते हैं कंट्री का जो बॉर्डर है, सीधा सीधा ऐसे कैसे बढ़ता भाई। लिटरली इन लोगों ने क्या किया था, 1885 में यूरोपियन पावर्स ने एक मीटिंग की और मैप रख के पूरा निशान लगा के बांट लिए, बोला कि तुम ये टुकड़ा ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो। इस चक्कर में क्या हुआ, फॉर एग्जांपल एक मसाई लैंड है जहाँ पे एक तरीके के लोग रहते हैं, चरवाहे रहते हैं। अब पता चला कि ये पूरा इलाका जो है मसाई लैंड है, ठीक है, एक एग्जांपल, वैसे ये यहाँ पे है मसाई लैंड है, एक तरीके के लोग रहते हैं। अब इन लोगों ने ऐसे बांट लिया। अब सोचिए एक कल्चर के लोग, एक जैसे लोग, हर चीज़ उनकी एक है, ज़बान एक है, उनको अब बीच में यहाँ बांट दिया। ये मान लो फ्रांस ने ले लिया, जर्मनी ने ले लिया, तो अब इधर के लोग इधर नहीं आ सकते, इधर के लोग इधर नहीं जा सकते। इनकी शादी ब्याह, रिश्तेदारी, कल्चर सब कुछ सेम है, इन लोगों को रोक दिया। अपना मवेशी ये लोग चराने इधर नहीं लेके जा सकते, उधर से इधर नहीं ला सकते। तो ये सब बहुत ही बुरा इफेक्ट हुआ कॉलोनी के ऊपर। कॉलोनी मतलब के जो जिसको उन लोगों ने गुलाम बना रखा था, दैट वाज नॉट गुड एट ऑल, नॉट गुड एट ऑल। इसके अलावा अब एक है रेंडर पेस्ट कैटल प्लेग। ये क्या चीज़ है, अफ्रीका में स्कार्स पॉपुलेशन है, मतलब बहुत दूर दूर तक लोग, मतलब घनत्व नहीं है वहाँ पे, स्टेट मतलब एरिया ज़्यादा है, लोग कम हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज वहाँ पे बहुत हैं, और मिनरल अभी भी बहुत है, लेकिन उनको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारा जंगल से उनकी सारी चीज़ें पूरी हो जाती थी, काम करने की उनको ज़रूरत ही नहीं थी। इतने जंगल है अफ्रीका में कि उनको हर चीज़, और इतने जानवर हैं कि शिकार करके और जो भी प्लांट्स है उससे यूज़ करके इनका सारा खर्चा चल जाता था, मतलब जो ज़रूरतें पूरी हो जाती थी, तो उनको काम करने की ज़रूरत ही नहीं। अब वहाँ आगे भैया यूरोपियन, अब वो कह रहे हैं कि काम करो। यूरोपियन को वहाँ क्या फ़ायदा था, एक तो वहाँ पे प्लांटेशन, मतलब प्लांट्स वगैरह से जो भी टिम्बर है या जो भी प्रोडक्ट है, प्लांट प्रोडक्ट, वो वहाँ से मिलता था, और दूसरा माइनिंग, जो नीचे पूरा मिनरल है वो निकालना है, तो उनको वहाँ लेबर नहीं मिलते थे, क्योंकि अफ्रीकन कहते थे कि हमें काम ही नहीं करना, हमें ज़रूरत ही नहीं। तो यूरोपियन ने उनको फोर्स किया काम करने के लिए। कैसे, नए नए तरीके से। एक लेवाई टैक्स, उन लोगों ने टैक्स लगा दिया यूरोपियन ने अफ्रीकन के ऊपर, तथा उनकी कंट्री है, उन्हीं पे टैक्स लगा दिया कि टैक्स दो, भी किस फॉर्म में, कि आपको टैक्स देना पड़ेगा माइनिंग करके और प्लांटेशन में काम करके। अब मजबूरी में अब टैक्स देना, तो भैया चलो काम कर, लेबर आ गया। दूसरा तरीका क्या था, इनहेरिटेंस लॉ को बदल दिया गया। इनहेरिटेंस मतलब होता है कि मेरी प्रॉपर्टी आगे किसको जाएगी, वो इनहेरिटेंस लॉ होता है। तो इन लोगों ने कह दिया जो भी प्रॉपर्टी है, जैसे मेरी प्रॉपर्टी है, मेरे 4 बच्चे हैं, तो एक ही किसी को जाएगी, 3 को नहीं जाएगी। तो अब मेरी प्रॉपर्टी एक बच्चे को जाएगी, तो 3 बच्चे क्या करेंगे, मजबूरी में उनको जाके प्लांट में या माइंस में काम करना पड़ेगा। और तीसरा उन लोगों ने क्या किया, जो माइन वर्कर्स थे उनका एक कैंपस बना दिया, और उसमें लॉक, अब बाहर जा ही नहीं सकता, अब इसी में रहिए, इसी में काम करिए। तो इस तरीके से उन लोगों ने अफ्रीकन लोगों को फोर्स किया काम करने के लिए। अब इसके अलावा एक और क्या हुआ कि रेंडर पेस्ट कैसे है, मतलब इसको कैटल प्लेग कहते हैं, एक बीमारी है जानवरों की। तो खैर वो कहानी में नहीं जाते हैं कि किस तरीके से घोड़े के थ्रू कहाँ से किधर एशिया और किधर किधर से होता हुआ वो अफ्रीका पहुँचा। जो घोड़ा पहुँचा उसमें वो बीमारी थी। अब उससे जैसे कोरोना फैल रहा है,
अब उससे वहाँ के पूरे जानवरों में फैल गए। आपको पता है 90% जो कैटल थे वहाँ पे, 90% कैटल पूरा अफ्रीका उसी पे डिपेंडेंट था, पूरे चरवाहे वो लोग थे, हमने पढ़ा है ना जी पहले और बाकी चैप्टर में कि किस तरीके से वहाँ के लोगों का मेन काम क्या था। तो 90% वहाँ के कैटल मर गए रिंडर पेस्ट की वजह से। अब जब कैटल ही मर गए तो फिर वहाँ के लोग क्या करेंगे, मजबूरी है चलो भैया काम करना। तो इस तरीके से भी वो लोग जो ब्रिटिश अफ्रीकन थे उनको मजबूरी में काम करना पड़ा। अब आ जाइए इंडेंचर लेबर, ये क्या होता है? ये हम लोगों से जुड़ी चीज़ें, स्पेशली बिहारियों से जुड़ी चीज़ें हैं इंडेंचर लेबर। जो पटना का म्यूज़ियम है नया वाला, उसमें इसके बारे में बहुत सारा मतलब कहा जाता है, उससे ज़्यादा रिकॉर्ड कहीं पे भी नहीं है। इंडेंचर लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर, जिनको लेके गए और फिक्स कर दिए यहीं पे 2 साल 3 साल 5 साल यहीं काम करना है या ज़िंदगी भर काम करना है, आप अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकते। तो जब लेबर्स की डिमांड बढ़ी, स्पेशली प्लांटेशन वर्क के लिए, जहाँ पे कोई बहुत स्किल्ड की ज़रूरत नहीं होती, बस आदमी चाहिए होता पत्ते तोड़ने या जो भी चीज़ें इस तरीके का, तो उसके लिए यूपी बिहार के लोगों को स्पेशली बहुत ज़्यादा दूसरी जगहों पे भेजा गया, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशली बिहारियों को, जैसे कि कैरेबियन आइलैंड में, फिजी में, मॉरिशस में, आप लोगों को पता है कि बहुत सारी मॉरिशस वगैरह में लोग भोजपुरी भी जानते हैं, कुछ किसी न किसी फॉर्म में बोली जाती है। इसके अलावा कैरेबियन आइलैंड में आप लोग देखते हैं, जो कैरेबियन आइलैंड मतलब जो वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम है उसमें वो कैरेबियन आइलैंड में आता है, उसमें देखिए बहुत सारे इंडियन नेम के प्लेयर हैं। ये तभी के सारे लोग हैं, एज इंडेंचर लेबर इनको उठा उठा के वहाँ भेजा गया था। थोड़ी ना उस वक्त कोई घूमने गया होगा वेस्ट इंडीज़, तो कैरेबियन आइलैंड है, तो वहीं पे अब वही लोग बस के वहीं के हो गए, 100-200 साल से वहीं पे रह रहे हैं, तो अब लोग वहीं के बासिंदे हो गए, इसलिए उनका इंडियन नेम है। फिजी, मॉरिशस, इवन कि असम वगैरह में आज जब भी बात होती है कि असम में सिर्फ आसामी रहेंगे, जो उठा उठा के अंग्रेज़ों ने बिहारियों को ले जाके वहाँ पे टी प्लांटेशन में लगाया, 100 साल से वहीं पे रह गए, उनकी भाषा अपनी वाली है, वो मूल असम के निवासी नहीं है, उनका फिजिकल फीचर वैसा नहीं है, तो उनको अक्सर मार के भगाया जाता, उनका नरसंहार होता है। कई बार ऐसा हुआ, अभी कुछ साल पहले भी हुआ था, बिहारियों को मारा जा रहा था, बेचारे भाग भाग के आके इधर उधर पड़ रहे, कहाँ जाएंगे? तो जो गरीब आदमी होता है उसका कोई नहीं होता, इस पर कोई बात नहीं करेगा, इस पर कोई डिबेट नहीं करेगा कि भाई वो बिहारी हिंदू मुसलमान का मसला तो नहीं है, यार बिहारी उनको क्यों मार के भगाया जा रहा है, वो बांग्लादेशी तो नहीं है। वैसे ही लोगों को टर्म कर दिया जाता है कि ये बांग्लादेशी है, यहाँ का है, वहाँ का है, हमारा नहीं है। असम के जो टेररिस्ट हैं वो उनको मार के भगाते हैं, ये आज भी अभी भी चल रहा है, स्टिल गोइंग ऑन, बट नोबडी टॉक अबाउट इट, क्योंकि ये बिहार का मसला है। अगर ये मसला पंजाब का होता, ये मसला मे बी महाराष्ट्र का होता, ये मसला तमिलनाडु का होता, फिर हंगामा होता। और अफसोस की बात यह है कि खुद जो बिहारी हैं इन्हें खुद ही नहीं फर्क पड़ता, सीधे जैसे मुंह उठा के हाँ इनको मार के भगा दो, उनको भगा दो, उनको भगा दो। सोचा है कि हम लोग कहाँ लोग हमारे बाप दादा पड़े हुए हैं। इवन बांग्लादेश में जो थे उन लोगों की क्या हालत हुई 1972 में। तो खैर ये इंडेंचर लेबर, बॉन्डेड लेबर थे जो जाके अलग अलग पार्ट में थे। फिर 1900 से लोगों ने प्रोटेस्ट करना शुरू किया और 1921 में इंडेंचर लेबर कैंसिल हो गया, लोगों को भेजना बंद कर दिया गया। एनीवे, अब आ जाइए आप लोग इंडियन एंटरप्रेन्योर अब्रॉड, मतलब इंडियन बिजनेसमैन जो थे वो बाहर में कौन कौन थे और क्या करते थे। ये कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। शिकारी पुरी श्रॉफ एंड नट्टू कोटाई चेट्टियार, ये लोग पुराने बिजनेसमैन थे। और हमने पहले भी पढ़ा इंडियन बिजनेसमैन का क्या रोल होता था, सपोर्टिंग रोल होता था। अंग्रेज़ों के साथ जा रहे हैं अफ्रीका में, मिडिल सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया में, वहाँ पे कुछ उनके साथ साथ काम कर रहे हैं। कुछ थे जो कि यूरोप भी उनके साथ गए, और जो हैदराबादी सिंधी थे वो यूरोप के आगे भी वो उन्होंने बिजनेस किया। 1860 तक कुछ ने बहुत पोर्ट पे अपना कंट्रोल कर लिया, लेकिन हमेशा से सेकेंडरी जॉब ही रहा है इन लोगों का, बहुत आगे नहीं आने देते थे इंडियन को, जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। इंडियन ट्रेड, कॉलोनियलिज्म एंड ग्लोबल सिस्टम। अब आइए इंडिया में हालात क्या थे उस दौरान।
ये सारा जो सीन चल रहा है ग्लोबल वर्ल्ड में, सब कैसे ट्रेड एक जगह से दूसरी जगह बदल रहा है, सिस्टम चेंज कर, इंडिया में क्या हालात? इंडिया में हम जानते हैं कॉटन प्रोडक्शन एक्सपोर्ट में इंडिया बहुत आगे था, बहुत रिच था, पहले भी पढ़ा हम लोगों ने। लेकिन जब रेस्ट्रिक्शन लगा दिया इंग्लैंड ने, तब हमारा जो इंपोर्ट है वो 30% से 3% तक पे आ गया, बहुत ही तेज़ी से नीचे गिर गया। तो ये था इंडिया के हालत। बट इंडिगो का रॉ मटेरियल जो है उसका अभी भी डिमांड था, इंडिगो मंगा रहे थे। ओपीएम का बिजनेस हम लोग चाइना से करते थे, हम लोग नहीं करते थे, चूँकि ब्रिटेन करता था चाइना से टी का ट्रेड, तो उसके बदले ओपीएम की सप्लाई करता था चुपके से, ताकि उनका पैसा दिया जा सके चाय का, और वो ओपीएम हम लोगों से करवा के और हमारे यहाँ के लोगों से ट्रेड करवाते थे। हम लोग उसमें भी लीड नहीं थे, बट कॉटन, इंडिगो और ओपीएम में ट्रेड में इंडिया था। एक्सपोर्ट डिक्रीज हो गया, रीज़न बताया, बट रॉ मटेरियल बढ़ता गया। रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट बढ़ने के बावजूद भी इंग्लैंड का ट्रेड सरप्लस में था। सरप्लस क्या होता है? जब इंपोर्ट से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो तो सरप्लस कहलाता है। मतलब मैंने इंपोर्ट किया तो मुझे 10 रुपये देना पड़ा, और एक्सपोर्ट कर दिया तो मुझे वहाँ से मिला 20 रुपये, यानी कि 10 रुपये का फ़ायदा हो गया ना जी। उस कंट्री से मुझे 10 रुपये लेने हैं, 10 रुपये तो कैंसिल हो गया, 10 रुपये और लेने वहाँ से आएगा। तो इसी तरीके से इंग्लैंड या यूरोप हमसे इंपोर्ट तो कर रहा है रॉ मटेरियल, लेकिन इतना ज़्यादा फिनिश्ड गुड हमारे यहाँ बेच दे रहा है कि हमको तो कुछ मिल ही नहीं पा रहा है। इनफैक्ट यहाँ से वो लोग ज़्यादा पैसा ले जा रहे हैं। अब पैसा ले जाने का मतलब सरप्लस हो गया है, तो जो भी इंग्लैंड का यहाँ पे खर्चा था इंडिया में, इंग्लैंड का उनके ऑफिशियल्स रह रहे हैं, उनका टैक्स, उनका जो भी खर्च है यहाँ पे रहने सहने का, वो सारा का सारा खर्च यही सरप्लस से निकल जाता था, उनके बिजनेस से निकल जाता था। बाकी जो फ़ायदा वो कमा रहे, वो कमा ही रहे हैं। यानी कि इंग्लैंड के ट्रेड सरप्लस से इंडिया से इतना ज़्यादा उसको फ़ायदा होता था, सरप्लस होता था, कि सारा जो उसका खर्च था यहाँ पे इंडिया में, उनके ऑफिशियल्स, उनके कंपनी का रहने का, सब कुछ उसी से निकल जाता था। उनकी कंट्री से कुछ मंगाने की ज़रूरत ही नहीं थी कि इनको सैलरी देनी है, इनको देनी है, उनको कुछ नहीं, सारा कुछ यहीं से हो जाता था, इवन बच भी जाता था। तो ये इसका मतलब है ट्रेड सरप्लस। सारे बिल वगैरह वो लोग पे कर दिया करते थे हमारे पैसों से। अब आ जाइए इंटर वॉर इकोनॉमी। अब हम लोग आ गए, यानी कि इंडेंचर लेबर था, उसके बाद अब आ गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 18 तक के दौरान। अब उस दौरान क्या हुआ, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उसमें 9 मिलियन पीपल डाइड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो 9 मिलियन इंजर्ड, 9 मिलियन डाइड एंड 20 मिलियन इंजर्ड। तो वो कौन लोग, जो लड़ने वाले लोग हैं, तो वो तो ज़्यादातर यंग लोग होंगे ना जी, जवान लोग होंगे, वो मर गए तो काम कौन करेगा? सब लोग, पूरा यूरोप तो वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ रहा है, तो वहाँ की फैक्ट्री में कौन काम करेगा? वहाँ पे सारी औरतों ने उसको रिप्लेस कर दिया। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा, एकदम क्लियर है कि किस तरीके से वॉर हो रहा है, डिमांड बढ़ी, तो बाकी भी जो लोग हैं उनको और जगह से सप्लाई चाहिए थी, इंडिया भी उसमें आगे निकल गया। तो यूरोप के क्या हाल है? ज़्यादातर यंग लोग, जो वर्किंग क्लास है, उसकी डेथ हो गई, उसकी जगह पे औरतों ने काम करना शुरू कर दिया। एंड यूएस जो है वो लेंडर हो गया, मतलब डेटर से क्रेडिटर हो गया। पहले यूएस कर्ज लेता था, अब कर्ज दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि यूरोप लड़ाई में लगा हुआ है, उसको पैसे की ज़रूरत है, उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, सारा यूएस सप्लाई कर रहा है। इस चक्कर में यूएस का बिजनेस ओवरसीज में, बाहर की कंट्री में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यूएस के कोई आदमी या गवर्नमेंट के पास जितना उसका पैसा यूएस में नहीं हो, उससे ज़्यादा पैसा उसका दूसरी कंट्री में हुआ करता था। इतने ज़्यादा ये लोग आगे बढ़ चुके थे। पोस्ट वॉर रिकवरी। अब वॉर जब हो गया तो कैसे रिकवर हुआ? अब जब यूरोप में तो सब लोग लड़ रहे हैं, उनके पास टाइम ही नहीं है, डिमांड ज़्यादा है, तो सब लोग सप्लाई कर रहे हैं। उसी का फ़ायदा उठा के, जैसे पिछले चैप्टर में पढ़ा, इंडिया ने अपना बिजनेस बढ़ा दिया। ये लोग प्रोडक्शन में आ गए, सप्लाई करना शुरू कर दिया। जापान आ गया लाइन में, वो भी प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और यूरोप को और बाकी कंट्री को भेजना शुरू कर दिया। तो जब वॉर ख़त्म हुआ तो
तो तब इंग्लैंड अब आया कि भाई चलो इंडिया में सामान बेचते हैं, तो उसको पता चला रहे यहाँ तो ऑलरेडी जापानीज और इंडियन कंपनी भरी पड़ी हैं। तो उतना गैप होने के बाद दोबारा जो यूरोप है, इंग्लैंड है, वो दोबारा अपनी जगह रिक्लेम नहीं कर पाया, वो लोग नहीं आ पाए मार्केट में, क्योंकि उस जगह को, मार्केट को इंडियन और जापानीज और बाकी कंट्रीज ने ऑक्यूपाई कर रखा वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। अब इस चक्कर में जब वॉर ख़त्म हो गया, लोग अपने पे जा रहे हैं, प्रोडक्शन हो नहीं रहा है क्योंकि सप्लाई आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑलरेडी दूसरे लोग आ गए मार्केट में, तो बहुत 20% जॉब लॉस हो गया। वॉर के बाद 20% लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, और कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने सप्लाई जारी रखा वीट का, जिसकी वजह से यूरोप में वीट का जो रेट है वो बिल्कुल घट गया। जाहिर सी बात है, बाहर से सप्लाई आ ही जा रहा। अब आपके यहाँ तो वॉर ख़त्म हो गया, अब आपको उतनी डिमांड है नहीं और सप्लाई पे सप्लाई हुआ जा रहा है, तो वीट का रेट कहाँ जाएगा? वो बिल्कुल नीचे चला जाएगा। अब नीचे जाएगा तो जो रूरल इकोनॉमी की उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, और यही हुआ, यूरोप के रूरल इकोनॉमी की बहुत बुरी हालत हो गई। अब आइए राइज ऑफ मास प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। अब हमने अभी तक पढ़ा वर्ल्ड वॉर 1 हुआ है, सबका बुरा हाल है, प्राइस सब लो जा रहा है, तो वहाँ पे यूएस सबसे पहले रिकवर हुआ। उसमें सबसे बड़ा रोल है हेनरी फोर्ड का, जिन्होंने फोर्ड मोटर्स का मतलब वही शुरुआत किया उन्होंने, हेनरी फोर्ड ने। तो 1920 में इन्होंने एक नई चीज़ स्टार्ट की, मास प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट। मास प्रोडक्शन मतलब बहुत ही लार्ज नंबर में प्रोडक्शन करना, जिससे क्या होगा कि कॉस्ट प्रोडक्शन कम हो जाएगी उस चीज़ का। अब मान लिया हम कोई 10 चीज़ बना रहे हैं, तो उसकी कीमत, एक चीज़ की कीमत 10 रुपये आ रही है, अगर उसी को हम 100 बनाएंगे तो उसी एक चीज़ की कीमत 8 रुपये, 7 रुपये, 6 रुपये भी हो सकती है। तो मास प्रोडक्शन करें, कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये काम शुरू किया था हेनरी फोर्ड ने। फोर्ड का प्रोडक्शन आप समझ लीजिए 1990 से 29 तक, यानी कि 10 सालों में 2 मिलियन से 5 मिलियन प्रोडक्शन कर लिया उन्होंने। 10 ईयर्स में 5 मिलियन प्रोडक्शन का 2 मिलियन से। अब जब लोग प्रोडक्शन हो रहा है तो लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास पैसा आ रहा है, तो लोग और खर्च करेंगे कहाँ पे? वाइट गुड्स में, जैसे कोई रेफ्रिजरेटर खरीद रहे हैं, टीवी खरीद रहे हैं, एसी खरीद रहे हैं, ये सब चीज़ों में खरीदना शुरू किया, लोन पे ले रहे हैं या जैसे भी ले रहे हैं, उसका शुरू हो गया। जब उसका कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर उसका प्रोडक्शन होगा, उसका प्रोडक्शन होगा, फिर और लोग एम्प्लॉयड किए जाएंगे, फिर और भी लोग खर्चा करेंगे। तो ये चेन चलता रहता है, ये चेन चलता रहता है, इकोनॉमी बढ़ती चली जाती है। इकोनॉमी बहुत प्रॉस्परस, बहुत अच्छे से चल रही थी, और इतनी अच्छी चल रही थी कि क्योंकि वॉर में सबने सप्लाई वगैरह पैसा देना होना बंद कर दिया था सबको। तो 1923 से यूएस ने बाकी के कंट्री को, यूरोप वगैरह को फिर से लोन देना शुरू किया, भैया चलो ये पैसे लो और अपने हालात सुधारो। तो ये 6 साल तक उन्होंने किया, यानी 1923 से 29 तक हेल्प किया, जिससे कि यूरोप के और बाकी कंट्रीज़ के हालात कुछ बेहतर हुए, और इसमें रोल यूनाइटेड स्टेट का था। अब आता है ग्रेट डिप्रेशन। ये क्या है ग्रेट डिप्रेशन? ये 1928-29 की बात। ग्रेट डिप्रेशन, अब हमने पढ़ा कि सब लोग इतना ज़्यादा सप्लाई कर दी यूरोप में कि वीट का दाम बिल्कुल नीचे चला गया। अब उसको compete करने के लिए लोकल जो यूरोपियन एग्रीकल्चर फार्मर्स, वो भी खूब उगा रहे हैं कि भैया हम भी compete करेंगे, बट लैक ऑफ बायर्स, यानी कि बायर्स की कमी होने की वजह से अनाज सड़ने लगे। अनाज चढ़ेगा, लागत लगाया है, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है हालात ख़राब होंगे, आगे सिचुएशन ख़राब होगी। ये चीज़ को पहले ही यूनाइटेड स्टेट ने भांप लिया कि भैया अब यहाँ पे होने वाला मसला, पैसे आएंगे नहीं, अनाज सब बर्बाद हो रहा है। तो उसने क्या किया कि जो लोन दे रहा था, देना शुरू किया था 1923 से 29 तक यूरोपियन कंट्रीज़ को, 1 बिलियन तक के लोन को वो सीधे क्वार्टर पे आ गए, मतलब 25 मिलियन पे आ गए सीधे, मतलब क्वार्टर पे 1 बिलियन का क्वार्टर पे ये लोग आ गए, मतलब आधा से भी आधा लोन कर दिया, बाकी लोन कैंसिल कर दिया। और इसने क्या किया, जब
पैसा देना यूरोप को बंद कर दिया तो यूरोप के बैंक का क्या होगा? बैंक कोलैप्स्ड, बैंक बहुत सारे बंद हो गए, पाउंड का रेट सीधे नीचे चला गया, बिजनेस के बुरे हालात हो गए। जो लैटिन अमेरिका यानी साउथ अमेरिका है, वहाँ के एग्रीकल्चर का जो इंडस्ट्री है उसका बहुत बुरा हाल हो गया। यूएस ने क्या किया कि फ़ौरन अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी डबल कर दिया, मतलब डबल टैक्स लगा दिया। कोई भी हमारे यहाँ सामान ला के बेचेगा उस पर डबल टैक्स लगेगा, ताकि ये लोग अपना लोकल इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। लेंडिंग को कट कर दिया, जो डोमेस्टिक लेंडिंग थी, मतलब जो डोमेस्टिक लोन देते थे लोगों को, जैसे कि फ्रिज खरीदने के लिए, टीवी खरीदने के लिए, वो सब उसको कट कर दिया। जितने लोन थे वापस मंगा लिया, भैया मेरा पैसा वापस हो। ये सबसे पहले यूएस ने किया, लेकिन ये बहुत देर हो चुकी थी। अब सारा काम बंद हो गया, लोन नहीं मिल रहा है, लोगों का अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, लोगों की इनकम गिर गई तो लोन पे नहीं कर सकते। जो अभी हालात हैं इंडिया के, लोन पे करने, लोगों की नौकरी चली गई, पे नहीं कर पा रहे लोन को, और बैंक जब पैसा ही नहीं रहेगा कलेक्ट कहाँ से करोगे आप? बैंक पैसे कलेक्ट नहीं कर पा रहा था, जिससे कि यूएस के बहुत ही बुरे हाल हो गए। इतने बुरे हाल हो गए कि लगभग 4000 बैंक उस दौरान बंद हुए थे। कितने? 4000 बैंक्स यूनाइटेड स्टेट्स में ग्रेट डिप्रेशन में बंद हुए। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, अगर आप लोग पढ़ेंगे डिटेल में कि क्या क्या हालात हुए थे। 1933 तक 4000 बैंक बंद हो गए थे, और 1 लाख से ऊपर कंपनीज बंद हो गई थी, क्योंकि ना उनके पास पैसा था, ना कुछ बिक्री हो रही थी, ना कंजम्पशन था, ना प्रोडक्शन था, कुछ भी नहीं था, सब लोग बर्बाद हो गए। 1935 के बाद थोड़े थोड़े हालात बेहतर हुए। अब ये ग्रेट डिप्रेशन के दौरान ही नहीं, 1930 के आसपास इंडिया क्या हालात थे? ये 1928 से 34 तक में इंडिया का जो एक्सपोर्ट था वो हाफ हो गया। जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था वो हाफ हो गया। अभी तो हम लोग बढ़े थे, प्रोडक्शन में आए थे, वो सीधा हाफ हो गया, क्योंकि यूरोप यूएस सबकी बुरी हालत थी। तो जाहिर सी बात है इंडिया का उस पर इफेक्ट होना ही था, क्योंकि हम लोग उधर ही सप्लाई करते थे। जो वीट प्राइस था इंडिया का वो 50% वो घट गया, मतलब 20 रुपये मान लिया तो 10 रुपये हो गए। हम लोग किसके अंडर में थे? अंग्रेज़ों के अंडर में। उनको रेवेन्यू चाहिए थी, टैक्स चाहिए था, तो वो कह रहे हैं कि भैया जितना भी तुम्हारा गिर रहा, हमें मतलब हमें जितना टैक्स चाहिए था उतना ही चाहिए अभी। अब इस चक्कर में लोग क्या करेंगे? जो भी सेविंग्स थी वो उठा उठा के देना शुरू कर दिया, और गोल्ड रखा, किसी ने ज्वेलरी रखी, वो देना शुरू कर दिया। उस दौरान इंडिया से एक बहुत बड़े लेवल पे जो ज्वेलरी है, गोल्ड है, वो यहाँ से हम लोगों के हाथ से निकल गया। वही हालात अभी चल रहे हैं। लोन वाला आता कहता हमको चाहिए, उसको पता है हम स्कूल चला रहे हैं, स्कूल 1.5 साल से बंद है, 1 रुपए की इनकम नहीं है, उसको सब बात मालूम है, लेकिन उसको पैसा चाहिए, कहीं से लोन ले लीजिए, उनको देना पड़ेगा कहीं ना कहीं से। आप खेत बेचें या जो भी कर, देना तो पड़ेगा। ये सिचुएशन है, ऐसी सिचुएशन तब हुआ करती थी। अब गवर्नमेंट ने कहा कि हमको रेवेन्यू चाहिए, तो उसके लिए लोगों को जमा करना पड़ रहा था। तो अर्बन जो रूरल एरिया था उनका बुरा हाल हो गया। जो अर्बन वर्किंग क्लास था उसका ठीक था, क्योंकि नौकरी कर रहे थे, तो नौकरी से सैलरी आ रही है तो ठीक है। अभी भी जो नौकरी कर रहे हैं, जिनकी सैलरी आ रही है, गवर्नमेंट जॉब में है, उनको तो बिल्कुल कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तुम 5 साल बंद करके रख दो इकोनॉमी को, क्या फ़र्क पड़ता? तो ये हालात थे इंडिया के उस दौरान। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया, है ना जी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1939 से 45 तक वहाँ पे क्या हाल। द पोस्ट वॉर सेटलमेंट, उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे सिविलियन मारे गए और बहुत सारे शहर बर्बाद हो गए। यूरोप तो पूरा बर्बाद हो गया, मतलब यूरोप में कुछ बचा ही नहीं था। इंग्लैंड में कोई चले जाओगे तो तुम्हें पुरानी 70 साल, मतलब 1945 से पहले की बिल्डिंग शायद ही कोई अच्छी मिले, या नहीं मिलेगी आपको। उससे ज़्यादा अंग्रेज़ों की बनाई हुई बिल्डिंग आपको इंडिया में शायद मिल जाए। पूरा मतलब बॉम्बार्डेड, ऑल यूरोप पूरा ख़त्म हो चुका था, तो बहुत नुकसान हो गया था। अब इसमें 2 चीज़ें हो गई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हुई थी। एक, यूएस जो था वो सुपर पावर आ गया था, मिलिट्रीली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली।
तीनों चीज़ों में यूएस जो था वो सुपर पावर इमर्ज हो गया हर कैटेगरी में। और जो यूएसएसआर था उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एग्रीकल्चर से वर्ल्ड पावर में। हमने पढ़ा है रशियन रिवॉल्यूशन में किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद रशिया ने अपने आप को पूरा डिपेंडेंट रखा एग्रीकल्चर पे, पूरी दुनिया से कट किया और एक नया फॉर्म स्टार्ट किया। वो इतना स्ट्रांग था कि 1929 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसका अगर किसी कंट्री पे सबसे कम असर था वो यूएसएसआर था, उस पर बहुत कम असर हुआ। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो भी वर्ल्ड पावर में आ गया। अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो पूरी कंट्री थी उन लोगों ने मिलके, ये जो पावर हैं ये सारे ने मिलके कुछ चीज़ें मतलब कहा कि भाई क्या किया जाए कि ये ना हो वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 जितना हम बना रहे हैं प्रोडक्शन कर रहे हैं वो यूँ ख़त्म हो जा रहा है एक वॉर में, इवन कि हम नीचे चले जा रहे हैं। यूरोप इतना आगे था कहाँ पहुँच गया। तो उसके लिए उन लोगों ने दो मतलब एक तरीके से टारगेट रखा। एक प्रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मतलब ये एक बार हम यहाँ पहुँच जा रहे हैं प्रोडक्शन और कमाने और सोना और सब में, और एक बार फिर ऐसा हो रहा है कि एकदम नीचे चले जा रहे हैं, फिर बना रहे हैं फिर नीचे चले जा रहे हैं। तो एक तो ऐसा कुछ सिस्टम लाया जाए कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो जाए। दूसरा कि जो बाहरी वर्ल्ड के आउटसाइड वर्ल्ड की जो चीज़ें उसको कंट्रोल करना, जैसे जिससे हमने पढ़ाई शुरुआत की थी कैपिटल गुड्स एंड लेबर, जो ट्रैवल कर रहा है एक जगह से दूसरे जगह उसको कंट्रोल करना, क्योंकि ये बेइंतहा पैसा आदमी और जो ट्रेड है बेइंतहा इधर से उधर जाएगा तो कहीं ना कहीं बैलेंस ख़राब होगा और प्रॉब्लम आएगी। तो उसको कंट्रोल करना कि किस तरीके से कितना मूवमेंट होना चाहिए। अब आइए ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन पे, ये क्या चीज़ है। यूनाइटेड नेशन मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस 1944 में रखा गया एक जगह ब्रेटन वुड अमेरिका में, वहाँ पे। तो वहाँ से जो भी इंस्टीट्यूशन निकले उस मीटिंग के दौरान उसे हम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन कहते हैं। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतने बुरे हालात हो गए थे कि यूनाइटेड नेशन बना और जो वर्ल्ड के जो बड़े बड़े पावर्स थे वो लोग मिल के उन लोगों ने कॉन्फ्रेंस में ये बात की कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि मतलब पूरी इकोनॉमी स्टेबल हो और एक बैलेंस बना रहे। तो उसमें दो चीज़ें फॉर्म हुई, एक IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा इंडस्ट्रियल बैंकिंग ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ये IBRD है, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको कि हम वर्ल्ड बैंक भी कहते हैं ना जी, IBRD को ही वर्ल्ड बैंक कहते हैं। यानी कि IMF और वर्ल्ड बैंक बनाया गया। तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ब्रेटन वुड के मीटिंग में ये दोनों बैंक बने थे। इनका काम क्या था, मेंबर्स कंट्री को लोन देना ताकि इस जो वर्ल्ड वॉर 2 में नुकसान हुआ है, जो पूरा बिजनेस बर्बाद है, उससे रिकवर कर सकें। यही काम था IMF और वर्ल्ड बैंक का। इसमें और भी कुछ चीज़ें करी गई जिसकी वजह से स्टेबिलिटी रहे। जैसे कि इन लोगों ने क्या किया कि डॉलर को गोल्ड से फिक्स कर दिया, पेग कर दिया, एंकर्ड कर दिया। अब बड़े होके थोड़ा पढ़ेंगे कि ये पेगिंग ऑफ करेंसी क्या होता है, मतलब कि रेट फिक्स कर देना। जैसे हम लोग ना रेट चल रहा है, रियाल इतना हो गया, रियाल उतना, डॉलर इतना हो गया, तो ये ऊपर नीचे नहीं होगा, फिक्स रहेगा। फिक्स रहेगा तो स्टेबल रहेगा, इसलिए किया जाता है। उसके कुछ नुकसान भी हैं, तो इकोनॉमिक्स में जाइएगा तो पढ़िएगा। तो इन लोगों ने क्या किया कि डॉलर को एंकर कर दिया, पेग कर दिया, मतलब फिक्स कर दिया। पेग मतलब कील, मतलब फिक्स कर देना। और जो बाकी की वर्ल्ड करेंसी थी उसको फिक्स कर दिया इन लोगों ने डॉलर से, ताकि अब वर्ल्ड की मेंबर्स कंट्री का इन लोगों ने कर दिया ताकि कोई भी करेंसी ऊपर नीचे ना हो और स्टेबिलिटी रहे, कोई भी क्रैश ना करे। क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन में क्या हुआ था, पूरा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गया था। यानी कि अब किसी भी करेंसी का दाम ऊपर नीचे नहीं जाएगा। फ़ायदा ये हुआ कि जो वॉर के बाद बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुए, इनकम सबका बढ़ा और उसकी वजह से सब कुछ बहुत ट्रेड फ्लरिश हुए वेस्टर्न कंट्रीज़ का और जापान का बहुत अच्छा हुआ। क्योंकि जो
इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी वो यूरोपियन वेस्टर्न कंट्रीज, और एशिया में जापान थी, बाकी तो सब एग्रीगेरियन ही हुआ करता था। इसके बाद आप आ जाइए डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंट। तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक लोन दे रहा है ना जी, तो ये फौरन ही उसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोपियन कंट्रीज़ को और जापान को समझ में आ गई कि भैया अपने आगे निकलना पड़ेगा। उन लोगों ने आईएमएफ से इंडिपेंडेंट हो गए और अपना ये लोग आगे बढ़ने लगे। फाइन, चलो भैया अच्छी बात है। अब आईएमएफ जो है डेवलपिंग कंट्री पे फोकस करने लगा। कौन सी डेवलपिंग कंट्री? वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ज़्यादातर कंट्री आज़ाद होने लगी, जिसमें इंडिया है, चाइना है, बाद में बांग्लादेश बना, अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि आज़ाद हुई वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। 1950 से 1970 के बीच में बहुत कंट्री आज़ाद हुई हैं, ज़्यादातर कंट्री आज़ाद हुई हैं, सब डेमोक्रेटिक हो रही हैं और अपना अपना फंक्शन करना चाह रही हैं, लेकिन उनको अपना ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए ना जी, पैसा कहाँ से आएगा? वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दो ही हैं। अब ये प्रेशर हो गया आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे कि भैया हम कहाँ से इतना सारा पैसा सबको दे, इतनी सारी कंट्री आ गई, सबको पैसा ही चाहिए, किसी के पास पैसा ही नहीं है। तो इसमें एक क्या नुकसान है कि अब मान लीजिए कि वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है, आईएमएफ पैसा दे रहा है आपको, तो ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक किसके कंट्रोल में है? उसी कंट्री के कंट्रोल में पहले जो इंपीरियलिस्ट कंट्री होती थी, यानी कि फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, इन्हीं के हाथ में था। यानी कि मान लिया मैं इंडिया एक आज़ाद हुआ हूँ और मुझे फिर लोन दे रहा वही कंट्री जो मुझे अब तक कब्जा किया होता कि भाई तुम आगे बढ़ो, तो जाहिर सी बात जो लोन देगा वो मेरे पे कंट्रोल करेगा कि नहीं करेगा? भाई हम पैसा दिए हैं, जिससे हम कर्जा लेते हैं तो चुप रहते हैं ना जी, उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं। कहेगा अच्छा ठीक है चाइना से ट्रेड हो रहा है, उसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, हमें मानना पड़ेगा, ना कहेगा हमारा पैसा ला के दो। तो इस तरीके से अगेन जो डेवलप कंट्री थी वापस से इन कंट्री को किसी दूसरे तरीके से रूल करना शुरू कर दिया। तब लगा ये जो कंट्रीज थी जितनी डेवलपिंग, इंडिया, चाइना जैसी जो भी कंट्रीज थी, इन लोगों ने सोचा कि भैया अभी भी तो कंट्रोल इन्हीं का हो रहा है। तो इन लोगों ने 77 कंट्रीज़ का ग्रुप बनाया जिसको G77 कहते हैं, और इन लोगों ने कहा कुछ रूल्स बनाए कि भाई आप हमें एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, आप लोन दे रहे अच्छी बात है, इतने दिन तक लूटा किसने? उनका मेन मोटो क्या था G77 का? फेयर प्राइस, कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में हमें भी आके बेचने दो। तुमने कह दिया सब बराबर है भाई, कोई भी कहीं भी बेच सकता है, तो वेस्टर्न कंट्री है, तुम्हारे पास इंडस्ट्री है, तुम्हारे पास पैसा, तो तुम तो आके हमारे यहाँ बेच दोगे सामान, हमारे पास कुछ सामान ही नहीं बेचने का। ले दे के अनाज है, वो कॉटन है, हम तुम्हारे लेके जाते हैं, तो तुमने इतनी सब्सिडी दी हुई है अपने किसानों को कि उसका कॉस्ट कम पड़ रहा है, तो मेरा कोई खरीद ही नहीं रहा है। तो उसके लिए ये G77 के जो लोग हैं, इन लोगों ने वेस्टर्न कंट्री से बातचीत शुरू की और कहा कि भाई हमें भी मार्केट चाहिए बेचने का, आप सब्सिडी नहीं दे सकते, हम कहाँ से, आपके पास पैसा आप सब्सिडी दे रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं, हम सब्सिडी कैसे दें? तो इस तरीके की चीज़ें शुरू हुई और G77 बना और चीज़ें आगे बढ़ी और अभी तक आ गए। एंड ऑफ ब्रेटन वुड एंड बिगिनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब जैसे बोला कि भाई सब कंट्री खड़ी हुई, हमको लोन चाहिए, हमको लोन चाहिए, तो ब्रेटन वुड जो इंस्टीट्यूशन थे यानी कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, वो लोग नहीं दे पा रहे थे लोन, तो वो ख़त्म हो गया देना, बोला कि अब ओपन मार्केट हो गया। अब उसके चक्कर में जब नहीं कम्पीट कर पा रहे थे तो जो गोल्ड का डॉलर का जो रेट है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा था, तो उसमें फिर डॉलर को इंडिपेंडेंट कर दिया गया, करेंसी को इंडिपेंडेंट कर दिया गया। और इसका और भी रीज़न था कि यूनाइटेड स्टेट हर जगह घुसा हुआ था, इधर बर्मा में लड़ रहे हैं तो यहाँ इंडिया पाकिस्तान में घुसे हुए हैं, वहाँ पे वियतनाम में लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे हैं, उधर क्यूबा में लड़ रहे हैं, उधर रशिया से लड़ रहे हैं। तो हर जगह अमेरिका घुसने की वजह से उसका कॉस्ट बहुत बढ़ गया था। कॉस्ट बढ़ जाने की वजह से वो लोन नहीं दे पा रहे थे, तो ये असर पड़ रहा था, तो डॉलर पे असर हुआ। तो फाइनली हुआ कि भैया ब्रेटन वुड्स को ख़त्म करो, आईएमएफ वर्ल्ड बैंक है बट अब इंडिपेंडेंट कर दिया गया, बाकी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी आ गए कि भैया आप जाइए प्राइवेट बैंक से भी लोन ले लीजिए, कहीं से भी ले लीजिए, जिसको जो लोन देना चाहे दे दे, और जिसकी जैसी इकोनॉमी होगी वैसे ऊपर नीचे होगा। जिस तरीके से हमारा डॉलर देखिए कहाँ पहुँच गया है, डॉलर के मुकाबले रुपया
हम लोग कमज़ोर हो रहे हैं, तो 70-80 के करीब चला गया डॉलर। हमने अभी तक जो देखा था आज से 7-8 साल पहले तक 50 के पार कभी होता ही नहीं था डॉलर। अब ये दिन आ गए कि 70 से नीचे नहीं आता रुपया जो है डॉलर के मुकाबले। सो एनीवे, तो ये जो पहले फिक्स्ड किया गया था डॉलर और गोल्ड और बाकी वो सबको फ्री कर दिया गया। अब फ्लोटिंग एक्सचेंज कर दिया गया, भाई जो इकोनॉमी जैसा करेगी वैसा ऊपर नीचे होता रहेगा। अब भाई जब आपको कोई लोन देगा नहीं तो आप किसी ना किसी प्राइवेट से लोन लीजिएगा। जब प्राइवेट से लोन लीजिएगा तो फिर आप डेब्ट ट्रैप में पड़ जाइएगा, फिर परेशानी होगी और बाकी उसके बदले कहेगा अच्छा ठीक है आप लोन नहीं दिए तो ऐसा करिए कि हमको एक फैक्ट्री खोलने दीजिए, यहाँ पे एक डैम बनाने दीजिए इंडिया में। इस तरीके से बहुत सारे लैटिन अमेरिकन और अफ्रीकन कंट्रीज इस डेब्ट ट्रैप में पड़ गए। इस पर आप पढ़िएगा डिटेल में किस तरीके से लोन दे दे, कैसे लोन देते हैं। इनको पता है लोन दे दिया और नहीं चुका पाया तो अब भाई लोन कहाँ से दीजिएगा, कहेगा ठीक है एक डैम बना दीजिए। अब उस डैम के चक्कर में या फैक्ट्री के चक्कर में उसमें घुस जाएंगे और लेना था 10 रुपया, वो 1000 रुपया वहाँ से हट लेंगे। तो इस तरीके से बैंकिंग सिस्टम ने गरीब कंट्रीज को अभी कब्जा कर रखा है। स्टिल ये हम अभी तक आ चुके हैं। चाइना ने अपने आप को वर्ल्ड बिजनेस से बिल्कुल अलग कर दिया, उसका क्लोज्ड इकोनॉमी कर दी। वो पूरा का पूरा फोकस अपने एग्रीगेरियन एग्रीकल्चर पे और अपना इंटरनल स्ट्रेंथ करने में लगा दिया। बाद में जब चाइना बहुत अपने अंदर में सब कुछ कर लिया, मतलब ताकतवर हो गया, अपने सिस्टम को ठीक कर दिया, तब वो ग्लोबल बिजनेस में आया। और इतनी तैयारी के बाद आया कि आज की डेट में कहीं भी चले जाओ चाइनीज़, बगैर चाइनीज़ के तो कुछ हो ही नहीं रहा। एवरीथिंग चाइना, हर चीज़ चाइना। मैं जिस पे पढ़ा रहा हूँ, जिस पे पढ़ रहे हो, तुम्हारे घर का मोबाइल से लेके हर चीज़, एवरीथिंग इज़ चाइनीज़। कुछ भी इंडियन या कहीं भी, हर कंट्री का यही हाल है। तो ये चाइना की अपनी पॉलिसी थी। एंड यूएसएसआर था, वो अपना एक उसका अपना कम्युनिज्म का सिस्टम था जो कि बाद में 91 में वो ब्रेक होके फिर से वो भी नॉर्मल इकोनॉमी में आ गया, वो भी ओपन हो गया। यानी कि अब चाइना भी नॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हो गया है ना, जो ओपन इकोनॉमी का। यूएसएसआर भी नॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट हो गया। अब नॉर्मल इकोनॉमी होने से अब हर आदमी कहीं भी कोई बिजनेस कर सकता है, कहीं भी कोई भी जा सकता है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो गरीब कंट्री है, जैसे कि एशियन कंट्री है, उसमें चाइना है, इंडिया है, यहाँ पे लेबर का जो वेज है बहुत कम है, सैलरी बहुत कम लोग देते हैं। तो इससे क्या हुआ कि एमएनसीज जो है, मल्टीनेशनल कंपनी, उन लोगों ने क्या किया, गरीब कंट्रीज़ में जाके अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अफ्रीका में, एशिया में, स्पेशली एशिया में आके प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। अब बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है, चाइना इंडिया और बाकी इधर ही जैसे मलेशिया है, हांगकॉन्ग है, सिंगापुर है, ऐसी कंट्रीज़ में, बांग्लादेश, इन सब में शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ सैलरी बहुत कम है। अभी भी मेन मालिक वही है, पैसा वही कमा रहे हैं और हम लोग क्या थोड़ी सी सैलरी मिल जाती है, बट चलो एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ा है ना जी। इसकी वजह से एक और चीज़ बड़ी, बीपीयू, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। अब मान लिया आपने एक फ्रिज खरीदा, उसमें कुछ ख़राब हुआ था, फ़ोन करते हैं, हेलो मेरा फ्रिज ख़राब है, कैसे करें? तो कस्टमर केयर वाला बोलता है ऐसे ऐसे करके ये रीस्टार्ट कीजिए, ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो हम किसी को भेजेंगे टेक्नीशियन को। तो अगर अमेरिका में एक फ्रिज बेचा और वहाँ पे एक आदमी को हायर करेंगे तो उसकी सैलरी तो कई लाख देनी पड़ेगी ना, इंडिया में, इंडियन रुपीज़ के हिसाब से कई लाख देनी पड़ेगी वहाँ के आदमी को। तो टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, तो उन लोगों ने क्या किया है, इंडिया में एक कॉल सेंटर खोल दिया। वहाँ से आदमी फ़ोन कर रहा है और यहाँ दिल्ली में या बेंगलोर में बैठा एक आदमी कर हेलो, और वो सारा मसला यहाँ से सॉल्व करे। इसको सैलरी कितनी मिल रही है, 10,000 से 25,000 तक। तो उसको कंपनी को फ़ायदा हो गया।